नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू द सम्यक हिंदी क्लासेस। जैसा कि आप सभी अभी तक इस चैनल पर जनरल हिंदी डॉक्टर केसी सर से पढ़ते आए हैं, आज हम आपके लिए लाए हैं आरएएस मेंस की जनरल इंग्लिश की क्लासेस। जनरल इंग्लिश की क्लासेस को स्टार्ट करने के लिए हम एक क्विक रिव्यू देखेंगे हमारे सिलेबस का, और उसके बाद टुडे आई विल बी टीचिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द टेंसेस। So let us have a quick review about the syllabus. When we talk about the syllabus, part A is consist of grammar and usage. आप देख सकते हैं, it is consist of 20 marks here. It has correction of sentences, 10 sentences for correction with errors related to articles, determiners, prepositions, tenses and sequence of tenses, modals, voice, active and passive voice, narration, direct and indirect, synonyms and antonyms, phrasal verbs and idioms, one word substitutes, words often confused or misused. देखिए, जब आप आरएएस की सर्विसेज के लिए जाते हैं तो वहां पर आपकी गुड English and the command on your language is very much required, and for that purpose आपके एग्जाम में ये पार्ट डाला जाता है जनरल इंग्लिश का. When we talk about the second part, which is the part B, and it is consist of comprehension, translation and précis writing, which is of 30 marks. You can see that you will get an unseen passage, okay, from which there will be 5 questions based. आपको आंसर करने होंगे वही 5 questions उसी unseen passage के basis पर. Then you have translation of 5 sentences from Hindi to English, précis writing, a short passage of approximately 150 to 200 words. ये पार्ट भी काफी ज्यादा क्रूशियल है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. Let's look at the part C, composition and letter writing, which is of 30 marks. देखिए, जब भी आप आरएएस की सर्विसेज के लिए जाएंगे, when basically your post requires such important पॉइंट्स, आप किस तरीके से वहां पर कम्युनिकेशन करें, योर कम्युनिकेशन शुड बी गुड इनफ. ओके, सो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमेशा आप देखिए कि लेटर राइटिंग्स के थ्रू होता है, रिपोर्ट राइटिंग्स के थ्रू होता है. ओके, सो कंपोजिशन पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, और हम आगे की जो क्लासेस आप लेते जाएंगे उनमें सीखेंगे कि किस तरीके से हमें पैराग्राफ लिखना होता है. उसकी भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स होता है, उससे ज़्यादा हमें एक्सटेंड नहीं करना होता है. तो देयर विल बी सम ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स जो कि हम आपको क्लासेस में आगे बताते जाएंगे, विच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. एंड let us begin with our today's very first topic, which is tenses. Okay, yes. टेंसेस को पढ़ने से पहले आपको बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं टेंसेस, बट अभी तक काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर डर है. वो डर क्यों है? क्योंकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बचपन से क्लियर ही नहीं हुए हैं. So before beginning the tenses, we'll focus upon some of the important points, जो कि काफ़ी छोटे छोटे points है, आप जानते भी हैं, बट उन्हें रिव्यू करना काफ़ी ज़्यादा important है, जिनके बिना आप आगे tenses को clearly नहीं समझ सकते हैं. So we'll begin with the very first thing, which is words. Just a minute. सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड्स को. वी ऑल नो कि वर्ड्स काफ़ी सारे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड्स, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? आप लोग पढ़ते तो आए हैं बचपन से, बट ए क्विक रिव्यू इज रियली इंपॉर्टेंट. पार्ट्स ऑफ स्पीच. They are 8 in numbers. We all know that. कौन कौन से होते हैं? Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, verb. And number 4, adverb. अभी 4 हम यहाँ पर देखते हैं एक बार, अगले 4 हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. नाउन आप बचपन से पढ़ते आए हैं, संज्ञा जिसे आप हिंदी में कहते हैं, हिंदी ग्रामर में. संज्ञा क्या होती है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को आप संज्ञा कहते हैं. ये डेफिनेशन आप रटी रटाई जानते हैं स्कूल टाइम से. नाउन
In English, we can say that this is a name of a person, thing, or a place. For example, John, Ganga, Kota, etc. Okay. The second part of speech is the pronoun. Pronouns क्या होते हैं? Do you know? Pronoun आप हिंदी में कहते हैं सर्वनाम. सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर शब्द यूज किए जाते हैं, those are called pronouns और सर्वनाम. Now pronouns क्या हो जाएंगे? For example, I, me, you, he, she and so on. क्लियर है ये आपको? नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ब. वर्ब क्या होती है? कोई भी एक्शन हुआ, कोई भी क्रिया की गई, दैट इज कॉल्ड वर्ब. उठना, बैठना, सोना, जागना, एवरीथिंग इज कम्स अंडर वर्ब. फॉर एग्जांपल, ईट, स्लीप, वॉक एंड सो ऑन. ठीक है. नेक्स्ट इज एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? जब आपको शब्द समझ में सही से ना आए तो आप उनको टुकड़ों में समझने की कोशिश कीजिए. एडवर्ब, एडी जो यहाँ पर है, दिस इज फॉर एडिंग समथिंग टू द वर्ब. ठीक है. वर्ब तो है ही, ये क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है. समथिंग विच एड्स टू द वर्ब इज एन एडवर्ब. एडवर्ब के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? क्विकली, स्लोली, etc. ठीक है. इस तरीके से हम एडवर्ब कहते हैं, जो वर्ब की कुछ न कुछ विशेषता बताए. आप हिंदी में से क्रिया विशेषण भी कहते हैं. ओके. नेक्स्ट, फिफ्थ इज एडजेक्टिव. अच्छा, काफी बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडवर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है. एडवर्ब मैंने आपको अभी टुकड़ों में तोड़कर बताया है कि जो वर्ब की स्पेशलिटी बताए, वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ बताए, एक्स्ट्रा, एडिशनल. ओके, तो वो एडवर्ब हो जाता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या होता है? इट इज आल्सो एडिंग समथिंग. इट इज आल्सो एडिंग समथिंग. क्या ऐड कर रहा है? बट इट इज एडिंग समथिंग टू द noun. Something which adds to the noun is called an adjective. नाउन के बारे में कोई जब विशेषता बताई जाती है तो वो एडजेक्टिव कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं ब्यूटिफुल, बिग, टॉल, एटसेट्रा. ठीक है. तो ये सब हो जाएंगे एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? ये भी हम पढ़ते हुए यहाँ आए हैं. वी ऑल्सो ऑफन यूज देम इन आवर डे टू डे लाइफ. प्रीपोजिशंस जो कि पोजीशन बताए, पोजीशन से पहले जो आए वो क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस होते हैं. प्रीपोजिशंस फॉर एग्जाम्पल, ऑन, इनटू, अंडर and so on. These are called prepositions. ठीक है. If I say the cat is sitting under the tree, तो under यहाँ पर क्या है? इस sentence में preposition हो जाएगा. ठीक है. Next we have conjunctions. Conjunctions क्या होते हैं? देखिए, आप जाते होंगे रेलवे स्टेशन में, ट्रेन की जर्नी आपने की होगी जरूर से, तो आप कई कई जगहों पर देखते हैं ऐसे जो बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं वहां पर लिखा हुआ होता है जंक्शन. जंक्शन का मतलब है जहां पर दो चीजों को जोड़ा जाए. ओके, सो कंजंक्शंस आर दी वर्ड्स जहां पर दो शब्दों को, दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है जिनकी हेल्प से. ओके, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो कंजंक्शंस है वो है एंड, और, but. ठीक है. So these are called conjunctions. Now if we talk about the last parts of speech, what is that? That is interjection. काफी कम आपने सुना होगा interjections के बारे में. यूसेज भी इसका थोड़ा कम ही रहता है डे टू डे लाइफ में, but this is also an important part of speech. Interjections क्या होते हैं?
whenever we are trying to express ourselves, okay, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा excited हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो आपकी वो सर्टेन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी खुशी को बयां करना चाह रही हूँ, देन हुर्रा. ओके. ऑल्सो we always use exclamatory marks after these interjections. Hurrah हो गया. This is usually used for the happiness, to show your happiness, your joyfulness. Next we have another interjection, which is alas. You will read it out loudly, alas, not alas. Alas नहीं है, इसका pronunciation is alas. ठीक है. alas कब use किया जाता है? To express your sorrowfulness or sadness. To express sadness. और हुर्रा हमने पढ़ा था to express happiness. ओके. तो जब भी आप अब हैप्पी हो तो आप क्या करेंगे, आप बोल सकते हैं हुर्रा. ठीक है. और जब भी दुखी हो तो alas, I've lost my watch or something else. इस तरीके से आप कर सकते हैं. तो आई होप दिस इज क्लियर कि हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स है वो इन्हीं 8 बास्केट्स में जाके कहीं ना कहीं कैटेगराइज हो जाते हैं, गिर जाते हैं. एक तरीके से आप यही कॉन्सेप्ट समझिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, इतने सारे जो वर्ड्स है वहां पर उन्हीं के लिए 8 टोकरियां बनी हुई हैं. उन टोकरियों में कहीं ना कहीं जाके हमारे पास जितने भी वर्ड्स अवेलेबल है वो जाकर गिर जाते हैं. जैसे कि कुछ वर्ड्स होंगे जो नाउन में जाकर गिरेंगे, नाउन की बास्केट में, कुछ होंगे प्रोनाउन में गिर जाएंगे, कुछ वर्ब में, कुछ एडवर्ब में, नेक्स्ट कुछ एडजेक्टिव में, कुछ प्रीपोजिशंस में, कुछ कंजंक्शंस में और कुछ इंटरजेक्शंस में. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ विल मूव फॉरवर्ड विद द सेंटेंस. द सेंटेंस बेसिकली होता क्या है और उसके साथ आगे हम बढ़ेंगे और हम सीखेंगे टेंसेस क्या होते हैं. सेंटेंस की जब हम बात करेंगे, सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस वाक्य, आप जैसे हिंदी में कहते हो, अगर ट्रांसलेशन करोगे तो हिंदी में वाक्य हो जाता है. सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच कन्वेज मीनिंग. क्या करता है, वो कन्वे करता है अ कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस जब निकल के आए. तो सेंटेंस मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which conveys, हम इजी और इजी तरीके से इसको पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which conveys complete sense or meaning. This is called a sentence. ठीक है. अच्छा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो बेसिक होता है वो क्या होता है, S plus V plus O. Now here S stands for the subject. S क्या होता है, सब्जेक्ट. जिस भी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है. V stands for the verb. वर्ब यानी क्रिया. O stands for the object, कोई भी वस्तु. ठीक है. तो सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया और ऑब्जेक्ट वस्तु. अच्छा, हमने ये तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लिया है बेसिक इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट क्योंकि हमारे सिलेबस में ट्रांसलेशन भी है तो विल आल्सो फोकस अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन हिंदी लैंग्वेज. साइड बाय साइड यहीं पर हम उसको सीखते हुए चलेंगे. ठीक है. सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये कहां पर होता है, इन द हिंदी लैंग्वेज. एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको ये अभी समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल एक बार. राम राइट्स अ लेटर. ये हो गया हमारा सेंटेंस. ठीक है. राम क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, करता है. किसकी बात हो रही है, राम की बात हो रही है. राइट्स, राइट्स मतलब लिखना, क्रिया हो रही है. ठीक है. अ लेटर,
क्या लिख रहा है? एक पत्र लिख रहा है, ठीक है, क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है, ऑब्जेक्ट हो गया। ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेम इन द हिंदी लैंग्वेज, जब मैं इसका ट्रांसलेशन करूंगी हिंदी में तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह ही रहेगा, राम, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पहले क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। यहाँ हमारे सेंटेंस में इंग्लिश में क्या है ऑब्जेक्ट? अ लेटर। लेटर को क्या कहेंगे? पत्र। और पत्र से पहले क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल ए लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? राम एक पत्र। अब लास्ट में चली जाएगी हमारी वर्ब। जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो वर्ब हमारी लास्ट में चली जाएगी सेंटेंस में। राम एक पत्र, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिखता है। राम एक पत्र लिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इन बोथ द लैंग्वेजेस, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। Now let us move forward with another concept which is really required to learn, which is phrases. Phrases क्या होते हैं भाई? दो चीजें होती है लैंग्वेज में, ठीक है। जब आप ग्रामर पढ़ते हो तो बेसिक दोनों चीजों का होना, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सेंटेंस जो हम अभी पढ़ चुके हैं, और दूसरा क्या है? फ्रेज। सेंटेंस में हमने अभी देखा था कि क्या होता है? इट कन्वेज मीनिंग, मीनिंग कन्वे करता है। और मीनिंग कैसी कन्वे करता है? कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सीता eats a banana, ओके, क्या लिखा है मैंने? सीता eats a banana। या फिर हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ पर ही, द सन rises in the east। ठीक है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को आप एक बार देखिए और पढ़िए। सीता ईट्स अ बनाना, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या हम जब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं सीता क्या खाती है, तो क्या आपको आंसर मिल रहा है? हाँ, आपको आंसर मिल रहा है, सीता ईट्स अ बनाना। वो क्या खाती है? केला खाती है। सेकेंड सेंटेंस में क्या है? द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य कहाँ उगता है? आपको इसका आंसर मिल रहा है, यस, इन द ईस्ट। आपको पूर्व दिशा में इसका आंसर मिल रहा है। But on the other hand, if we talk about the phrases, what happens if I write something like in the east, or if I write on the wall, या फिर हम एक और phrase यहाँ पर ले सकते हैं which is in the corner। क्या यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? एक बार चेक कीजिए, यस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो यहाँ पर भी है। एक से ज्यादा यहाँ पर मुझे शब्द नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं कैसे इसको आइडेंटिफाई करूंगी कि ये फ्रेज है और ये सेंटेंस है? देखिए, कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और फ्रेजेस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स मीनिंग, कि क्या ये पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, एक बार आप क्वेश्चन करिए। इन द ईस्ट हिंदी में ट्रांसलेट करिए तो क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा में। अब इसको क्वेश्चन कीजिए, पूर्व दिशा में क्या? क्या आपको इसका आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग तो है, निकल तो रहा है मीनिंग, बट कैसा है? अधूरा सा है। लेट अस लुक एट द सेकंड फ्रेज हियर, ऑन द वॉल, दीवार पर। दीवार पर क्या? क्या फिर हमें आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगेन, इन द कॉर्नर, कोने में। क्या कोने में? कुछ आंसर मिला? नहीं मिला। दैट मीन्स ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि आपको क्या कर रहे हैं, कुछ मीनिंग तो कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट मीनिंग इज इनकम्प्लीट, अनलाइक द सेंटेंसेस, ओके। सो जब भी मीनिंग अधूरा निकले तो वहां क्या हो जाता है? फ्रेजेस, वो ग्रुप जो होता है वर्ड्स का, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज। अंडरस्टूड? आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। जब क्या हो, मीनिंग यहाँ पर इनकम्प्लीट हो जाए, वो हो जाता है फ्रेज।
अंडरस्टूड? चलिए, सो दैट वाज द मेन पार्ट. अब हम एक और क्विकली बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे एंड देन विल क्विकली मूव टुवर्ड्स द टेंसेस. ओके, आपने ये भी देखा होगा जब भी आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब ये क्या होता है? सब्जेक्ट तो हमने अभी ही पढ़ा था सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट होता है कोई भी कर्ता, द डूअर. ठीक है, जो भी कुछ कार्य कर रहा है या जिस भी विषय के बारे में हम बात करें, जिस भी पर्सन या नाउन के बारे में हम बात करें, दैट इज द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. बट ये प्रेडिकेट क्या होता है? हो सकता है कुछ लोगों को पता हो सकता है कुछ को नहीं पता हो. सो विल क्विकली रिवाइज इट फॉर योर आई एम राइटिंग एन एग्जांपल हियर फॉर योर कंसिडरेशन. The bottle is green in color. क्या लिखा सेंटेंस मैंने? The bottle is green in color. यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉटल की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. The do, okay? ये है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से हमारे पास सब्जेक्ट तो हमें ज्ञात हो गया है. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट ऐसा पार्ट होता है एक सेंटेंस का, एक ऐसा हिस्सा होता है जो आपको क्या बताएगा? उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन देगा, एक विवरण देगा, उसके बारे में कुछ ना कुछ और बात आपको बताएगा. ठीक है, तो predicate, something which tells you about the subject is called predicate. Something which tells you about the subject is called a predicate. अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? बॉटल के बारे में क्या एक्स्ट्रा चीज बताई गई है? बॉटल तो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. अब इसके बारे में इस ग्रीन इन कलर, ये पूरा ही क्या है यहाँ पर? प्रेडिकेट है. क्योंकि क्या बताया जा रहा है हमें सब्जेक्ट के बारे में? यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी जो बॉटल है उसका कलर कैसा है? ग्रीन है. ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आगे टेंसेस में पढ़ेंगे तो ये बारीक बारीक कुछ चीजें हैं जो काफी ज्यादा आपको काम आएंगी और हेल्प भी करेंगी. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर इंपॉर्टेंट chapter or the topic from the syllabus, which is the tenses. Tenses का मीनिंग क्या होता है? आज हम इसकी बात करेंगे. टेंसेस क्या होते हैं? आप अभी तक समझते सुनते आए होंगे कि हम इसे काल कहते हैं. अब काल जो वर्ड है, इससे काफी बच्चों के अंदर एक फियर क्रिएट हो जाता है. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग काल आई वुड राइट टाइम. क्या होता है ये? टाइम. इजी लग रहा है थोड़ा? टेंशन जो है टेंसेस से रिलेटेड वो हमें पूरी तरीके से मिटा देनी है इन क्लासेस के थ्रू. ठीक है, जितना ज़्यादा इजीएस्ट वे पॉसिबल है मैं आपको उसी में पढ़ाने की कोशिश करूंगी ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन. ओके, तो टाइम देखिए, टेंसेस जो होते हैं वो आपको क्या बताते हैं? टाइम ऑफ एन एक्शन. किसका टाइम बताते हैं? ऑफ एन एक्शन. एक्शन क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था. एक्शन होती है कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया. तो जब कोई भी काम किया जाए, कोई भी क्रिया की जाए, उसके टाइम को जब कोई बताए उसे कहते हैं हम टेंसेस. देखिए, आप जानते हैं कि टेंसेस के अभी तक हमने कितने प्रकार पढ़े हैं? 3 प्रकार. वी ऑल नो दैट. सबसे पहला कौन सा है? प्रेजेंट, then past and then future. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यही 3 टाइप्स पढ़ते आए हैं आप लोग. ओके, अब जब हम इनकी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? ऑस्पेक्ट्स की बात करेंगे. देखिए, इनके 4 सब कैटेगरीज होती हैं, इन तीनों की ही होती है. ठीक है, वो 4 सब कैटेगरीज को आप क्या कहते हैं? ऑस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस. कौन कौन से होते हैं? देखिए, सिंपल या फिर आप जिसे कहते हैं इंडेफिनिट. एक
तो ये हो जाएगा। देन वी हैव कंटिन्यूअस, जिसे आप एक और नाम से जान सकते हैं, विच इज प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस हो गया। देन वी हैव परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो टेंसेस के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। जैसे आप हिंदी में बोलते आए हो हमेशा से, भूत, भविष्य और प्रेजेंट इज द वर्तमान। ठीक है, तो हम वर्तमान से ही स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट टेंस से ही स्टार्ट करेंगे। टाइप्स आपने समझ लिए, ये जो 4 हैं, दीज आर कॉल्ड दी ऑस्पेक्ट्स, और या फिर आप कह सकते हो इनकी सब कैटेगरीज। ठीक है, ऑस्पेक्ट्स होते हैं ना। सिंपल और इंडेफिनेट जो है वो पहला होता है, ये इसी सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर परफेक्ट हो जाएगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जो बिगनिंग आज हम करेंगे अपने टेंसेस की, विल स्टार्ट विद द प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट अस गो फॉरवर्ड। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनेट। काफी सिंपल होता है, इसीलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अब क्या होता है इसके अंदर, देखिए आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं वर्ब्स को, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स का चार्ट आपने हमेशा से पढ़ा होगा, टेंसेस के लिए रटा होगा इनफैक्ट। ठीक है, तो आज यहाँ पर उन सारी चीजों को हम सबसे पहले बेसिक से समझेंगे कि किस तरीके से उनका यूज होगा। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमें ट्रांसलेशन भी पढ़ते चलना है साथ साथ ही, ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस जब होता है तो हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनमें क्या लगता है, एंडिंग होती है, ता है, ती है, ते है, इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस आखिर यूज कहां पर होता है, अप्लाई कहां पर आप करते हैं। अप्लाई करते हैं जब हम बात करते हैं किसी भी हैबिचुअल एक्शन की, जो कि रोजाना हो रहा है, हैबिचुअल बेसिस पर हो रहा है। ठीक है, हैबिचुअल बेसिस पर जो भी काम किए जा रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, कहां पर डालेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर डालेंगे। कोई भी ऐसी साइंटिफिक ट्रूथ्स हो गए या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो गए, साइंटिफिक एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि ऐसे सत्य, ऐसे फैक्ट्स जो कि पूरे यूनिवर्स में सेम है, कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कोई साइंटिफिक फैक्ट्स जो कि अगेन आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ वहां पर भी चेंज नहीं होंगे। तो ऐसी चीजों को, ऐसे फैक्ट्स को, ऐसे सच को बयां करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम रेगुलर बेसिस पर हो रहा है, वही हैबिचुअल में आ गया, वैसे तो रेगुलर बेसिस पे कोई भी काम किया जा रहा है, ठीक है, वो भी आप क्या करेंगे यहीं पर बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल। अगर मैं कहूँ यहाँ पर द सन राइजेज इन द ईस्ट अगेन, तो ये बात कहीं पर साइंटिफिक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहीं पर भी चले जाओ आप, कोई नकार नहीं सकता, कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता आपके इस फैक्ट से। ठीक है, मना नहीं करेगा कोई भी। सो दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस जहां पर उसका यूज होता है। ओके, नाउ हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब का जब चार्ट आपने पढ़ा, अभी तक आप पढ़ते आए हैं, लेट्स हैव अ लुक। हम यहाँ पर पहले एक बार वर्ब्स को देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारी वर्ब्स टेंसेस के अंदर यूज की जाएंगी। वर्ब्स काफी सारे टाइप्स की होती हैं, बट यहाँ पर जो जो यूज की जाएंगी हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली है मेन वर्ब।
देखिए जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएंगे, एक्टिव पैसिव आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, तो जब जिस प्रकार की वर्ब का यूज किया जाता है, जैसे वहां पर जाकर ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, तो हम वहां पर आपको वर्ब्स के बारे में क्लैरिटी देते जाएंगे। अभी एक साथ सब कुछ पढ़ा देंगे तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा आपके माइंड में। सो इट इज बेटर कि जो जहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसको वहीं पर पढ़ाते चले साथ साथ। तो मेन वर्ब हो गई, ठीक है। सेकेंड थिंग इज ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, थर्ड हो गई आपकी रेगुलर वर्ब, और फोर्थ हो गई इररेगुलर वर्ब। नाम आपने आई गेस सुने ही होंगे। मेन वर्ब क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो भी क्रिया हमने करी थी, अभी हमने जो पढ़ी थी, कुछ भी करना, ईट हो गया, स्लीप हो गया, वॉक हो गया, ड्रिंक हो गया, सिट, स्टैंड, एनीथिंग, ठीक है, ये सब क्या है, ये है हमारी मेन वर्ब्स। तो जब भी आप किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे, जब हम टेंसेस के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग आगे चलते चलेंगे, तो आप क्या करेंगे, मेन वर्ब्स में ही आगे जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है उसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो पहले मेन वर्ब का होना इज रियली इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस, ओके। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है यहाँ पर जिसे आप कहते हो हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है वो तीन टाइप्स की होती है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। तो विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स हियर, जो कि 11 होती है, दे आर 11 इन नंबर्स। बाकी जैसे जैसे मॉडल्स का हमारा टॉपिक आएगा हम वहां पर आपको और ज्यादा अच्छे से बताएंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब में यहाँ पर हम मेन जो है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी की बात करेंगे, विच आर 11 इन नंबर्स, ठीक है। इसे आप हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हो, जिसका आप चार्ट पढ़ते हैं ना, वही है हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। सहायक क्रिया है, वो सहायता करेगी इस मेन वर्ब के काल को बताने की, टाइम को बताने की। अभी हमने क्या पढ़ा था, टेंसेस। टेंसेस क्या हेल्प करते हैं आपको, टाइम ऑफ द एक्शन बताने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब वो जो टाइम ऑफ द एक्शन है वो किसकी हेल्प से पता लगेगा कि हमारा एक्शन क्या है, मेन क्रिया क्या है, वो है फॉर एग्जांपल ईट है, स्लीप है, कुछ भी है इनमें से, ठीक है, या और भी कुछ हो सकती है। उसको सहायता कौन करेगा यहाँ पर, ये ऑक्सिलियरी प्रिंसिपल ऑक्सिलियरी वर्ब जो है आपकी सहायक क्रिया, वही तो बताएगी, वही तो हेल्प करेगी कि उस पर्टिकुलर मेन वर्ब का जो टाइमिंग था, उस एक्शन का जो टाइमिंग था वो था तो था क्या, ठीक है। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, अच्छा आपने बचपन में जब टेंसेस सीखे होंगे, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। जैसे ईट की हो जाती है, ईट, एट, ईटन, ये पढ़ा ही होगा आपने, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ओके। तो इसी तरीके से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, तो वही जो है वो काम आएंगी आपको, ठीक है, वर्ब्स। तो इरेगुलर वर्ब्स की जब हम बात करें, पहले रेगुलर की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ वॉक, walked, walked, V1, V2, V3। जब मैं V1, V2, V3 लिख रही हूँ, दैट मीन्स क्या लिखा जा रहा है, वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तीनों फॉर्म्स यहाँ पर हम एक बार कंपेयर कर रहे हैं। तो रेगुलर वर्ब्स का मतलब तो क्या हो गया, जो कि कैसे आ रही है, वॉक है, अब लास्ट में क्या लगा दिया गया है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, इसमें ईडी लगा दिया गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका एक रेगुलर पैटर्न है जो कि फॉलो किया जाएगा। लास्ट में डी या ईडी जहां पर भी लग रहा है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, वो कहां पर आ जाएंगे, अंडर द रेगुलर वर्ब्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द इरेगुलर वर्ब्स, तो इरेगुलर वर्ब्स में क्या होगा, अगर मैं बात करती हूँ इस मेन वर्ब की, ईट, एट, ईटन, या फिर मैं लिखती हूँ गो, वेंट, गोन, तो क्या हो गया, क्या यहाँ पर कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, नहीं। पहले गो था, फिर वेंट हो गया, फिर गोन हो गया,
क्या चल रहा है भाई, ये कोई रेगुलर पैटर्न ही फॉलो नहीं किया जा रहा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर वर्ब्स, वो क्या थी, वॉक था, वॉक में ही आगे डी या ईडी लगा दिया गया। ऐसे ही काफी सारी वर्ब्स है जिनमें लास्ट में क्या किया जाता है, ईडी या डी लगा दिया जाता है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म्स में वर्ब की, तो वो रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। बट जहां पर पैटर्न बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया जा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, इरेगुलर वर्ब्स, इरेगुलरिटी है उसके पैटर्न में, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम irregular verbs. So I hope this is clear to you. Verbs के यहाँ पर जितने भी important types हमें चाहिए जानने को, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए फ्लो चार्ट बना दिया है। I hope you understood this. Main verb होती है, फिर auxiliary होती है, regular और irregular verbs होती है, ठीक है। Now let us move forward. Yeah. So we were talking about the present indefinite tense. या फिर आप जिसे simple भी कह रहे हो, simple या फिर present indefinite. Done. अब हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब समझेंगे, वो जो चार्ट है आपके पास उसको समझेंगे। देखिए सब्जेक्ट, हमने जो बेसिक पैटर्न समझा था अभी, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ओके। जब भी हम बात करें सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की, क्योंकि ये सिंपल है तो सिंपली क्या यूज करेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसमें एक और चीज जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा, एस या फिर ई एस। जो स्पेलिंग होगी आपकी वर्ब की, उसके एंड में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कैसा है, ठीक है। अभी मैं उसके भी बारे में आपको बताती हूँ, कब एस लगेगा, कब ई एस लगेगा, सॉरी कब एस ई एस लगेगा या और कब नहीं लगेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका वेरी बेसिक एंड सिंपल फॉर्मूला है किस चीज का, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। अब यहाँ पर आप बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से मैं समझाती हूँ आपको कब क्या लगता है। देखिए ही, शी, इट या कोई भी नेम हो गया, जब हम इन चारों की बात कर रहे हैं तो ऐसा समझिए कि ये चारों दोस्त हैं आपस में, इनका एक सेपरेट ग्रुप है, ठीक है। फिर दूसरी हम बात करें, एक ग्रुप तो ये हो गया, दूसरा ग्रुप एक और है भाई, क्या है, अच्छा यहाँ पर हम एक और चीज जोड़ लेते हैं, सिंगुलर, ओके। दूसरा ग्रुप भी है यहाँ पर एक, आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल। क्या बात करी हमने यहाँ पर कि जो पहला ग्रुप है वो सेपरेट ग्रुप है, ही, शी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर का, और जो दूसरा ग्रुप है दैट इज कंसिस्ट ऑफ आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल का, ठीक है। अब इन भाई दोनों ही ग्रुप्स में क्या है, काफी जोरों की लड़ाई है। लड़ाई कैसी है कि ये जो ए ग्रुप है वो ए ग्रुप कहता है कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी तो जो हम ले लेंगे वो तुम नहीं लोगे, सेकंड ग्रुप को वो साफ चेतावनी दे देते हैं कि हम जो ले लेंगे हेल्पिंग वर्ब वो तुम नहीं लोगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की, तो ये जो है एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये तो मेन वर्ब हो गई, और एस या ई एस यहाँ पर क्या हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब एक तरीके से। सो एस या ई एस पे ये झपट्टा मार लेते हैं जब हम बात करते हैं सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। तो ही, शी, इट, नेम क्या करेंगे आप, जब भी अपना सेंटेंस सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो दैट दे विल यूज एस या ई एस इन देयर वर्ब, ठीक है। वर्ब की पहली फॉर्म में दे यूज एस या ई एस। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड ग्रुप, जिनको मना कर दिया गया है कि नहीं भैया तुम तो नहीं ले सकते कोई भी, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तो एक ही हेल्पिंग वर्ब थी, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं, तो ये बेचारे कुछ नहीं यूज करते, एस या ई एस कुछ नहीं यूज करेंगे। अच्छा एस या ई एस कहाँ पर लगेगा, ये स्पेलिंग के अकॉर्डिंग लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए ईट लिख रही हूँ, ईट मेन वर्ब है और इसकी ऑक्सिलरी अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, देखिए एस या ई एस आप स्पेलिंग में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस लगाया जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड थी। अब हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं गो,
गो में लास्ट में क्या आ रही है, एक वॉवल साउंड आ रही है, दैट इज व्हाई विल बी यूजिंग ई एस हियर। तो आई होप आपको समझ आया है एस या ई एस किस तरीके से लगता है स्पेलिंग में, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब जब बात करें दूसरे सेपरेट ग्रुप की, क्या था ये ग्रुप, आई वी यू दे प्लूरल जितने भी थे, इन्होंने तो निराश हो गए बेचारे, हम क्या यूज करें, तो ये कुछ नहीं यूज करेंगे। तो अब आगे हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से ये यूज करते हैं। तो अगर एक बार यही लिख देती हूँ मैं, तो इजी रहेगा समझने में आपको। ही से अगर मैं कोई भी, ही सब्जेक्ट से कोई भी सेंटेंस बनाती हूँ तो कैसा रहेगा, ही ड्रिंक्स वाटर। क्या लिखा मैंने, ही ड्रिंक्स वाटर, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, आ गया, ठीक है। फिर क्या है, ड्रिंक्स वर्ब है। अच्छा, ड्रिंक की मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, ड्रिंक्स में मेन वर्ब ड्रिंक है, एम वी दैट मीन्स मेन वर्ब, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पर एस लगा दिया है तो यानी कि मैंने क्या किया है, ड्रिंक जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, हमने देखा था, ठीक है, उस फर्स्ट फॉर्म में हमने एस या ई एस में से जब देखा कि के क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमने एस लगा दिया, तो ड्रिंक्स हो गया, ठीक है। वाटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हमारा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है, यस बन रहा है। और क्योंकि ही था, सब्जेक्ट क्या था, ही था, और ही दोनों में से कौन से ग्रुप में आ रहा था, यहाँ पर इस पहले ग्रुप में आ रहा था, जो क्या यूज करेंगे, वर्ब में एस या ई एस का यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या आया, वर्ब में एस या ई एस लगाया गया। अच्छा, इसी सेम सेंटेंस को अगर मैं देखूं इस दूसरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल आई के साथ में देखती हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। आई ड्रिंक वाटर, क्या लिखा मैंने, आई ड्रिंक वाटर, आई क्या है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कौन से ग्रुप में यहाँ पर फॉल हो रहा है, सेकंड ग्रुप में। क्या ये किसी भी यहाँ पर एस या ई एस को यूज करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, सिर्फ फर्स्ट ग्रुप यूज करेगा एस या ई एस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर हम वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, मेन वर्ब जो हमें कह रहे हैं उसी को हम रखेंगे, वी विल नॉट बी अप्लाइंग एनी एस और ई एस इन दी स्पेलिंग्स। और साथ में क्या हो गया, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आई ड्रिंक्स वाटर कर देती तो बिल्कुल गलत हो जाता, गड़बड़ हो जाता। अब आपको आई गेस कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। वी अगर मैं सेंटेंस में यूज करूंगी तो अगेन वी ड्रिंक वाटर होगा, यू ड्रिंक वाटर, दे ड्रिंक वाटर, बर्ड्स ड्रिंक वाटर, इस तरीके से होगा, ना कि ड्रिंक्स वाटर होगा। अंडरस्टूड। इसी तरीके से हम बात करें ही का, तो हमने देख ही लिया है, शी ड्रिंक्स वाटर, इट ड्रिंक्स वाटर, ठीक है। तो कोई भी नेम या सिंगुलर नेम कोई भी आ जाए, राम ड्रिंक्स वाटर, इस तरीके से किया जाएगा, ना कि राम ड्रिंक वाटर, वो गलत हो जाएगा, ओके। अच्छा, वन मोर थिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप गाने वाने सुनते होंगे, ओके। तो एक गाना है, शी मूव इट लाइक, शी मूव इट लाइक, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है अगर आप देखेंगे, क्योंकि शी के साथ क्या होता है, अगर सिंगर बोल रहा है शी मूव इट लाइक और हम भी उसी के साथ चलन में चले जा रहे हैं, तो दैट इज इनकरेक्ट। शी क्या है यहाँ पर, हमारा जो सब्जेक्ट है, दैट इज फॉलिंग इन दिस कैटेगरी, ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ आ रहा है, जो कि क्या यूज करता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एस या ई एस, और क्योंकि लास्ट में एक वॉवल साउंड है तो हम यहाँ पर एस को यूज कर रहे हैं, सो शी मूव्स इट लाइक, इस तरीके से ग्रामेटिकली ये करेक्ट होता है। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और सेंटेंसेस हम देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि 3 टाइप्स किस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे सेंटेंसेस को बनाने के ही एक ही पैटर्न के, ठीक है। तो अगर मैं लिखती हूँ ही गो टू स्कूल, तो क्या ये करेक्ट सेंटेंस है, ही गो टू स्कूल, नहीं, इट इज इनकरेक्ट। क्यों है इनकरेक्ट, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा ही के साथ क्या आएगा, एस या ई एस आना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ओ है दैट मीन्स एक वोबल साउंड है, गोज हो जाएगा, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। जब मैं ये सेंटेंस लिख रही हूं तब आप देखिए,
बर्ड्स क्या है यहाँ पर, एक है या एक से ज्यादा है, एस आ रहा है दैट मीन्स एक से ज्यादा है, ठीक है। तो बर्ड्स फ्लाई, फ्लाइज क्यों नहीं लगाया भाई मैंने, फ्लाई क्यों लिखा, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं प्लूरल की, बहुवचन की, ठीक है, और बर्ड्स वहां पर बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ भी क्योंकि ये इस सेकंड ग्रुप में फॉल कर रहा है, वी विल नॉट बी यूजिंग एस और ई एस और आई ई एस इन दिस पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बट अगर मैं यहां पर लिखती बर्ड फ्लाई इन द स्काई, तो क्या ये भी करेक्ट होता, यहाँ पे तो बर्ड्स थी, बहुवचन था, प्लूरल था, बट यहाँ पर तो एक ही चिड़िया है, सिंगुलर है। और अब हम वापस अपने कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी डालेंगे, देखेंगे यहाँ पर सिंगुलर कौन से वाले ग्रुप में आ रहा है, पहले ग्रुप में आ रहा है, जो कि क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली दे विल बी यूजिंग एस और ई एस इन देयर वर्ब, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं बर्ड्स फ्लाई लिखती हूं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं आगे, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, क्या बात कर रहे हैं हम सेंटेंस में, चिल्ड्रन सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, प्लूरल है। अगर देखिए यहाँ पर एक क्लैरिटी में लाना चाहूंगी, चाइल्ड और चिल्ड्रन, ठीक है, कभी भी चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रंस डे होता है वो, यानी कि बच्चों का दिवस, बालकों का दिवस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वी विल बी यूजिंग अपॉस्ट्रोफी पंक्चुएशन फॉर दैट, ठीक है। चिल्ड्रंस नहीं होता है, इट इज ऑलवेज चिल्ड्रन इन प्लूरल, और एक है तो चाइल्ड होगा, सिंगुलर चाइल्ड एंड प्लूरल चिल्ड्रन, अंडरस्टूड। सो चिल्ड्रन है यहाँ पर, सब्जेक्ट देखिए आपका क्या है, प्लूरल है, अभी देखा हमने, अभी पढ़ा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, क्या ऐसे आई एस आएगा, नहीं आएगा। वापस से हमारी पुरानी स्लाइड पर चलते हैं, प्लूरल जो है सेकंड कैटेगरी में फॉल कर रहा है, सेकंड ग्रुप में फॉल कर रहा है, विच डू नॉट यूज एस और ई एस इन देयर वर्ब फॉर्म, ओके। तो चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, दिस इज करेक्ट। अगर मैं कहती चिल्ड्रन प्लेज इन द गार्डन, गलत हो जाता, बट क्योंकि ये प्लूरल है यहाँ पर हमने प्ले ही लिखा। बट अगर हम इसको सिंगुलर में देखते हैं एक बार, लेट अस सी, चाइल्ड, तो फिर मैं क्या कर देती, प्लेज इन द गार्डन, अंडरस्टूड। तो प्लेस कब होगा, ऐसी आई एस कब लगेगा, जब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप ऐसे आई एस नहीं लगाएंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर दो कैटेगरीज देखी है, और उसके बेसिस पे वी ऑल्सो saw some examples, okay. Now we'll be talking about the three different types of our sentence patterns in this tense. देखो तीन टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, affirmative, number one is affirmative, second is negative, and the third one is interrogative. सेंटेंसेस जो होते हैं उनके कुछ यूसेज होते हैं, अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे वो अलग अलग काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या क्या कर सकते हैं, एक बार बेसिक में दिखाती हूँ आपको, सेंटेंसेस इनका क्या यूसेज होता है, दे आर यूज्ड टू assert facts, give commands or requests,
कमांड्स और रिक्वेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन एंड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। एक बार क्विकली मैं आपको बता देती हूँ, जो सेंटेंसेस होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 8 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, क्या वो काम करते हैं, क्या वो फंक्शन करते हैं, उसके बेसिस पे जब हम बात करते हैं सेंटेंसेस की, तो वो 4 टाइप्स के हो जाएंगे। डिक्लेरेटिव या असर्टिव जिन्हें आप कहते हो, ठीक है। सेकंड इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और फोर्थ हो जाते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। जब आप अपनी सडन इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। तो these 4 types are on the basis of their functions. Now if we talk about on the basis of their structures, तो हमारे पास again there are 4 types: simple, compound, complex and complex compound sentences. तो 4 types वो होते हैं, बट यहाँ पर हमें बेसिक ही पढ़ना है, बेसिक ही यूज करना है, तो विल बी फोकसिंग ऑन दिस ओनली हियर। तो सेंटेंसेस क्या क्या काम के लिए यूज किए जाते हैं? टू असर्ट फैक्ट्स, कोई भी सच्चाई या कोई भी नॉर्मल बात स्टेटमेंट देने के लिए आप यूज करेंगे। सेकंड, टू गिव कमांड्स और रिक्वेस्ट, अगर मैं कहूँ गो अवे, शट द डोर, कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, ठीक है। अगर ऐसी चीजें मैं कह रही हूँ तो ये सेंटेंसेस क्या कर रहे हैं? आपको या तो कमांड दे रहे हैं या रिक्वेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो दूसरा ये हो गया इसका यूज। तीसरा यूज क्या है? टू क्वेश्चन, क्वेश्चन करने के लिए, व्हाट टाइम इट इज, अगर मैं ये बोलती हूँ तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन आपने पूछा, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन, ठीक है। सेंटेंस ही है बट उसका डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप है। टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, अगर मैं कहूँ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ठीक है, और आई लाइक यू, तो दीज आर द sentences which help you to express feelings. तो ये चारों टाइप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चारों इसके यूसेज हैं, ठीक है। Now we'll be talking about affirmative, then negative, then interrogative, क्योंकि बेसिक सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो तो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है नॉर्मल सिंपल, इसे आप क्या कहोगे? एफर्मेटिव। इसी को हम कह देते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। कोई भी बात कही गई, कोई भी स्टेटमेंट कहा गया, कोई भी बात डिक्लेयर की गई, वो क्या होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी हमने जो बेसिक टाइप पढ़ा वो क्या था? एफर्मेटिव। अब हम अगले 2 टाइप्स की बात करेंगे। कौन कौन से 2 टाइप्स है? निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज निगेटिव, नकारात्मक हो गया बेसिकली, ठीक है, निगेटिव हो गया। और इंटेरोगेटिव, देखिए इंटेरोगेशन के लिए भी जाया जाता है, ये वर्ड आपने सुना होगा इंटेरोगेशन, तो इंटेरोगेशन वर्ड से ही बना है यहाँ पर इंटेरोगेटिव, यानी कि इंक्वायरी वाले या फिर क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंसेस, ठीक है, दीज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हमने अभी तक जो सेंटेंसेस पढ़े वो थे एफर्मेटिव, वो बनाना सीखा, बट हमें निगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अब हम यही सीखेंगे। सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस। अच्छा, यहाँ पर असर्टिव रूल देखिए आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आप देखिए, शी राइट्स अ लेटर। यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर लिया गया, शी राइट्स अ लेटर। इसमें यही आप फॉर्मूला यूज करें, सब्जेक्ट हमने यही पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हम पढ़ चुके हैं रूल। बट अब हमें क्या पढ़ना है? पहले निगेटिव का रूल पढ़ना है, फिर इंटेरोगेटिव का रूल पढ़ना है कि वो किस तरीके से यूज किया जाता है, किस तरीके से आपको बनाना आएगा निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब चलिए इसी का, शी राइट्स अ लेटर, इसी का इन्होंने निगेटिव बनाया है, तो आप पहले इस फॉर्मूला को लिख भी लीजिए, नोट कर लीजिए, और साथ ही साथ लर्न भी करते जाइए। देखिए कुछ नहीं करना होता है, सब्जेक्ट वहीं का वही रहेगा स्टार्टिंग में, यहाँ पर आ जाएगा डू और डज। आपने जब पढ़ा होगा हेल्पिंग वर्ब्स का चार्ट, तो आपने वहां पर पढ़ा होगा डू और डज आता है कहाँ पर? जब हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डज नॉट आ गया है, अगेन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
फिर एस या ई एस है, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस या ई एस का यूज करेंगे। सो लेट अस सी, शी डज नॉट राइट अ लेटर। सब्जेक्ट है यहाँ पर, क्या है सब्जेक्ट, शी। डज नॉट, अच्छा हम अपने वापस चलते हैं पीछे रूल्स पर। ये जो ग्रुप्स थे, शी, ही, इट, नेम, सिंगुलर, जब भी आ रहे हैं तो ये लोग क्या यूज करेंगे, डज। ये मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। और आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ये सब क्या यूज करेंगे, डू, ठीक है। तो जब हम इसका इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस बनाएंगे, तो डू और डज का यूज होगा। और डू और डज का यूज कैसे होगा, पहले जो दोस्तों का ग्रुप था जो मैंने आपको सिखाया, वो डज यूज करेगा और सेकंड वाला डू यूज करेगा, दैट्स ऑल। सो लेट अस गो अहेड विद दिस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था यहाँ पर, सब्जेक्ट वही का वही रहेगा और सब्जेक्ट के साथ क्या आ गया है, क्योंकि यहाँ पर शी था इसलिए यहाँ पर डज लगाया जा रहा है, ठीक है। नॉट क्योंकि निगेटिव है, जब भी निगेटिव बनाना है, नकारात्मक सेंटेंस बनाना है, दैट मीन्स आप वहां पर नो का यूज करेंगे, ठीक है। नॉट आ जाएगा, वर्ड क्या यूज करेंगे सेंटेंस में, नॉट, NOT, नॉट। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आ गया शी था इसलिए हमने डज लगाया, नॉट आ गया क्योंकि निगेटिव बना रहे हैं, और राइट अ लेटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डज ऑलरेडी आ गया, तो अब आप वर्ब में एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो राइट अ लेटर एज इट इज रह जाएगा, एस या ईएस का आपको यहाँ पर दिखना पड़ेगा थोड़ा सा। देन इसी का जब हम इंटेरोगेटिव रूल देखते हैं तो क्या हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन के लिए सबसे पहला रूल यही होता है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप सबसे पहले आगे ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्योंकि शी था यहाँ पर ऊपर सब्जेक्ट, इसीलिए हम डज का यूज कर रहे हैं अगेन, और क्योंकि डज का यूज कर रहे हैं तो डज सबसे पहले आ जाएगा सेंटेंस में, ठीक है। फिर है सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या था, शी, ओके। अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रह जाएगी, राइट अ लेटर, क्यों, क्योंकि डज ऑलरेडी आ चुका है, एस या एस ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, तो देयर इज नो नीड टू अप्लाई एस और ई एस देयर इन द मेन वर्ब अगेन व्हाइल यू आर मेकिंग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम बना रहे हैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं। He goes to the college, क्या सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पर, ही गोज टू द कॉलेज। अभी तक हमने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट या फिर आप कह सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ा है, देन व्हाट, तो इसीलिए कोई और सेंटेंस के बारे में तो हम यहाँ पे बात कर ही नहीं सकते हैं। ही क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, गोज, गो है यहाँ पर मेन वर्ब, प्लस एस ई एस जो है वो क्या है यहाँ पर, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। टू द कॉलेज, ओके, यहाँ पर ये आ गया। अब हम क्या बात कर रहे हैं, ये कौन सा सेंटेंस हो गया है, एफर्मेटिव। क्या बात हो गई है, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यही था सबसे पहला टाइप, करेक्ट। अब इसके सेकंड टाइप को हम बनाते हैं यहाँ पर निगेटिव। निगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, निगेटिव होना पड़ेगा, नो का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ डू और डज का यूज करेंगे। आप किसका यूज करेंगे, डू या फिर डज का, और नॉट का, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही जो है, ही तो सब्जेक्ट तो हिलेगा ही नहीं, सब्जेक्ट फिक्स है वहीं पर रहेगा ही। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ही अब गोज टू द कॉलेज था, जाता है कॉलेज, ठीक है। यहाँ पर हमें कह रहा है नहीं जाता है, वह कॉलेज नहीं जाता है। जब हमें ये सेंटेंस बनाना है हिंदी इंग्लिश में नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि ही के साथ हमने क्या पढ़ा था अभी, डू आएगा या डज आएगा, ये रहा, ही के साथ क्या आएगा, इन चारों पांचों के साथ आएगा डज। और अगर आई वी यू दे प्लूरल होता तो डू आता, तो हम डज का यूज करने वाले हैं आगे, ठीक है। ही डज
अब डज के बाद मैंने क्या बताया है, नॉट आ जाएगा, ठीक है, ही डज नॉट। वर्ब क्या हो गई, गोज। गोज किस, क्योंकि ईएस ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है डज में, ठीक है, तो यू डू नॉट नीड टू अप्लाई इट अगेन। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, ही डज नॉट गो। अब गो के साथ टू द कॉलेज, ये एज इट इज पूरा आ जाएगा। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना जब गो आप लिखते हो कहीं पर भी, तो गो और टू सखी सहेली चिपक के रहती है, साथ में ही चलती है हमेशा, तो गो के साथ हमेशा टू लगाए, कभी ना भूलें। गो स्कूल ऐसा नहीं होता, गो टू, ठीक है, गोज टू, इस तरीके से होता है द कॉलेज। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पर सब्जेक्ट पे जोड़ दो, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी का हम क्या बना देते हैं लास्ट में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब इंक्वायरी करेगा, इंटेरोगेट करेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले आ जाएगा डू या डज, यही सीखा हमने अभी, ठीक है, प्लस फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रहेगा फॉर्मूला टू मेक द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर डू या डज में से हम क्या यूज करने वाले हैं, क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है हमारा ही, तो हम क्या यूज करेंगे, डज। ऊपर भी डज ही यूज करा था, ठीक है। अगर यहाँ पे आई वी यू दे कुछ होता तो मैं डू यूज करती स्टार्टिंग में, बट नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर ही है, तो हम यहाँ पर डज का यूज करेंगे, ओके। सो लेट अस मेक अ क्वेश्चन सेंटेंस फॉर दिस। डज बिगिन कैसे करूंगी मैं, डज, सब्जेक्ट आएगा इसके बाद, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, डज ही। आगे क्या है हमारा, गोज टू द स्कूल, ये था एफर्मेटिव, ठीक है, क्या वह स्कूल, सॉरी, क्या वह कॉलेज जाता है, ये हमें यहाँ पर बनाना है सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, डज ही गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ईएस ऑलरेडी लग चुका है, तो हमें यहाँ पर ऐसी आईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डज ही गो टू, इसकी सखी सहेली है, गो के साथ जाएगी ही जाएगी, द कॉलेज। क्या बन गया मेरा सवाल, डज ही गो टू द कॉलेज। क्या ये सवाल कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ है, क्वेश्चन मार्क इज रियली इंपॉर्टेंट, you should always put a question mark after you make an interrogative sentence, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमने एफर्मेटिव से पहले नेगेटिव बनाना सीखा, उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव बनाना सीखा। सो दिस वाज all about the present indefinite or the simple present tense.